नमस्कार, क्लिक इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। एक तरफ कुछ राज्यों के किसानों पर ही आरोप लग रहा है कि वे पराली जलाकर दिल्ली एनसीआर में हवा को जानलेवा बना चुके हैं। प्रदूषण से हालात घोटू हो चुका है। हालात इतने बदतर हैं कि ग्रेड 4 तक लागू कर दिया गया है। स्कूल बंद है। 10-15 साल पुरानी गाड़ियों का राजधानी में एंट्री भी बंद है। जनरेटर तक बंद है। कंस्ट्रक्शन तक बंद करा दिया गया है। हालात यह है कि हर किसान घरों से डरा सामान कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी किसान हैं जो अपने अथक प्रयासों से हमें संजीवनी दे रहे हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं विवेक चतुर्वेदी जी। विवेक जी कानपुर के सम्मानित किसान हैं जो 2015 से हजारों किसानों को अपने जीरो प्रदूषण खेती मॉडल से लगातार जोड़ रहे हैं और इसके लिए उन्होंने खेती का एक प्राकृतिक मॉडल विकल्प का भी इजाद किया है। विवेक जी के कृषि प्रयासों को भारत सरकार ने सराहा है। आनंदीबेन पटेल, गिरिराज सिंह सहित कई दिग्गजों ने भी उनके इन प्रयासों की प्रशंसा की है। विवेक जी, क्लिक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल आपसे कि आपने पराली जलाने के बजाय मशीनों का उपयोग क्यों करना शुरू किया? इसके पीछे खास वजह क्या थी? देखिए, पराली जलने का जो कारण है पहले उसको समझना पड़ेगा जी। आज से 30-35 साल पहले कोई पराली नहीं जलती थी क्योंकि लोग हंसिया से कटाई करते थे, तो पराली बचती नहीं थी तो जलेगी कैसे? ठीक है। अब हुआ क्या कि हमारे देश में एक नई परंपरा पड़ गई है कि पश्चिमी देशों से टेक्नोलॉजी को लाया जाता है और बिना ये सोचे समझे कि हमारी परिस्थितियां कैसी हैं। हम 140 करोड़ आदमियों के देश हैं, है ना? और हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, जबकि जैसे कनाडा से हम कोई टेक्निक लाते हैं तो 6 महीने तो वहाँ बर्फ पड़ी रहती है। अब ये जो समस्या है ये दरअसल कंबाइन मशीनों के कारण उत्पन्न हुई है, इनके प्रयोग से। अदरवाइज ये समस्या कभी थी नहीं। विवेक जी, आपने बैल आधारित खेती को प्रोत्साहित किया, आपने प्राकृतिक खेती को काफी हद तक प्रोत्साहित किया, मशीनों का उपयोग किया। ओवरऑल देखा जाए तो ये सब प्रयोग करने के बावजूद आपको खेती में क्या बड़े बदलाव दिखे? देखिए, बड़े बदलाव ये हैं कि हमें एक बड़ा आश्चर्य हुआ ये समझ के। देखिए, मेरी बैकग्राउंड खेती की नहीं थी। आज से 20 साल पहले हमने खेती करना शुरू किया। खेती करने का कारण ये था कि जिस दिन हमको ये समझ में आया कि हम रुपया नहीं खाते हैं, रोटी खाते हैं, है ना? और रोटी जहरीली हो गई, बहुत बढ़िया। तो अब क्या करें, है ना? जी। तो इसलिए अपनी रोटी को पैदा किया जाए। इस तरीके से ये खेती का मॉडल शुरू हुआ और इसके अंदर प्रवेश करते ही हमको पहले साल में ये समझ में आ गया कि खेती में कुछ बच नहीं रहा। इसने भी हमें बड़ा आश्चर्यचकित किया, क्योंकि जब मैंने देखा कि एक सरसों के बीज से हजारों बीज पैदा होते हैं, एक अरहर का बीज डालते हैं हजारों बीज होते हैं, एक धान का बीज डालते हैं हजारों बीज में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर इसमें ऐसा तो कोई धंधा दुनिया में नहीं है कि एक का जो है 1000 गुना हो जाए 4 महीने 5 महीने में, और उसके बाद भी घाटा है। तो इसने मुझे बड़ा आश्चर्यचकित किया। तो उसके बाद इसकी पूरी जांच पड़ताल की गई कि आखिर हमारा इस घाटे का कारण क्या है ना? कुछ भी खास बचता नहीं है। उसको एक एक कदम पे अपन देखते गए, तो इससे ये समझ में आया कि खेती के 8 अंग हैं। तो पहली चीज तो है बीज। तो बीज को अपना रखा जाए, है ना? ये हाइब्रिड बीजों का प्रयोग ना किया जाए जिससे कि बीज से पुनः पेड़ नहीं बनता है। और उसके बाद जुताई। तो जुताई जो है बैलों से होती थी, फिर हमने बैल से चलने वाला एक ट्रैक्टर बनाया जो कि लगभग 3 घंटे में 1 एकड़ खेती को जोत सकता है। उससे एक फायदा ये हुआ कि बैलों और गाय के रहने से हमारे यहाँ गोबर की उपलब्धता होने लगी। गोबर से हमने गोबर गैस बना के अपनी कुकिंग गैस और बिजली का उत्पादन शुरू किया। एक इंजन बनाया जो गोबर गैस से चलता है
और उससे जो स्लरी निकली वो बहुत बढ़िया खाद है, तो उसका उपयोग करने लगे। तो इस तरीके से खेती की लागत धीरे धीरे घटाते गए। इसके बाद हमारा ध्यान गया कि खेती की मुख्य लागत है कहाँ। तो पता लगा कि कटाई और मड़ाई, थ्रेशिंग जिसको कहते हैं, इसमें किसान का लगभग 35% अनाज चला जाता है। इसके बाद दूसरा जो बड़ा खर्चे का आइटम है वो है निराई। तो धान की निराई करनी हो या सब्जियों की निराई करनी हो, इसमें बहुत बड़ी लागत लगती है किसान की। तो इसको रोकने के लिए जब हमने सोचना शुरू किया तो हमें ये समझ में आया कि हम जितने भी यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं ये डीजल पेट्रोल से चलते हैं और इसकी कमी हो रही है, जिससे इसका मूल्य बढ़ जाता है। जब मूल्य बढ़ेगा तो लागत बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। तो इस कारण से हमने ये शुरू किया कि भाई कटाई के लिए एक बैटरी से चलने वाला ब्रश कटर हमने तैयार किया। पेट्रोल से चलने वाले ब्रश कटर पहले भी थे, लेकिन बैटरी से चलने वाला ब्रश कटर कोई दूसरा नहीं था। तो इससे क्या हुआ कि जो पेट्रोल से चलने वाले यंत्रों में 100 रुपए घंटे की लागत आती थी, वो अब पूरा दिन चलाने में 5 रुपया मतलब पूरे दिन की लागत लगती है। यानी ये जो ब्रश कटर है, इसको अगर आप एक बार चार्ज कर लेते हैं तो 5 से 6 घंटे बिना रुके काम करता है और आधा यूनिट बिजली लगती है, यानी 5 रुपया। हम तो सोलर से ही चार्ज कर लेते हैं। तो जब इससे काटना शुरू किया तो धान जो है वो नीचे से कटने लगा। नीचे से कटने के बाद में पराली बचती नहीं तो जलाने का सवाल ही नहीं, तो पूरा भूसा मिलने लगा। तो उसकी लागत जब जोड़ी तो 12 से 15 हजार रुपए एकड़ का भूसा हमको मिल जाता है। दूसरा, कंबाइन मशीनें जब चलाते हैं तो 1 एकड़ के पीछे 2 से 3 क्विंटल धान या गेहूं खेत में झड़ जाता है ना। तो उसकी लागत भी जोड़ी जाए तो पता लगा 5-7 हजार रुपए का वो हो जाता है। फिर जो लोग खेत में आग लगाते हैं वो अपने भाग्य में आग लगाते हैं, क्योंकि खेती का सारा कार्बन जल के हवा में चला जाता है और इसमें रहने वाले खेत में जो जीवाणु हैं, केचुए हैं, ये सब जल के राख हो जाते हैं। तो इनको फिर से पनपने में सालों लगते हैं और कहीं ना कहीं ये उर्वरता को अगर देखा जाए तो अफेक्ट करते हैं। इसमें कोई वही तो अब हमारे खेत की उर्वरता वैसी की वैसी बनी रहती है, क्योंकि हम आग लगाते नहीं, है ना। और जी गोबर से बनी हुई खादों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि कार्बनिक मैटर बढ़ता है। तो बट नेचुरल है कि हमारे खेत उपजाऊ होते जा रहे हैं साल दर साल। और आपको बताना चाहता हूँ कि हमने ये देखा कि धान की कटाई का जो प्रोसेस है वो बड़ा मतलब श्रम लगाने वाला प्रोसेस है। जैसे धान को बैठकर काटते हैं, तो बैठ के जब भी हम कोई काम करते हैं और खड़े होकर जो भी काम करते हैं, उसमें 8 से 10 गुने का अंतर आ जाता है। जैसे आप बैठ के पोछा लगाते हैं और उस पोछे में एक डंडा लगा लीजिए तो आपकी स्पीड 8 से 10 गुना बढ़ जाती है। मूवमेंट उस टाइप से नहीं हो पाती है, जो कि खड़े होकर जो करेंगे जितनी फास्ट मूवमेंट होगी वो बैठ नहीं हो पाती। बिल्कुल सही है ना। तो हमारा जो ब्रश कटर है वो आदमी खड़े होकर चलाता है, तो एक आदमी 1 एकड़ खेत 8 से 10 घंटे में काट सकता है आराम से, है ना। तो उससे हमारी लागत बहुत बचने लगी, क्योंकि 1 एकड़ की कटाई अगर हसिया से की जाए तो कम से कम 15 आदमी लगेंगे। इसके बाद फिर समस्या ये आती है कि जब वो धान कट गया तो उसकी बंडलिंग की जाती है, क्योंकि धान की पिटाई करते हैं, उसको अपने पौधे से अलग करने के लिए उसकी पिटाई की जाती है। तो उसके लिए छोटे छोटे बंडल बनाते हैं, उसमें भी 8-10 आदमी लग जाते हैं। उसके बाद जो है उसको किसी लकड़ी या लोहे पे पीटा जाता है, जिससे कि उसमें भी काफी आदमी लगते हैं और तमाम कूड़ा साफ करने के लिए एक पंखा चलाया जाता है।
उससे वो कूड़ा साफ होता है, और उसके बाद जो पैरा बचता है उसको काटने के लिए एक कुट्टा मशीन बुलाई जाती है। तो हमने धान का आपको बताते हुए ये बड़ी खुशी भी हो रही है कि अभी हमने इस बात का अध्ययन किया कि धान का कोई भी ऐसा थ्रेशर जो धान, गेहूं, चना, मूंग, मटर सारी फसलें थ्रेश कर दे और भूसा बना दे, ऐसा कोई भी थ्रेशर हमारी जानकारी में चाइना और जापान में भी नहीं। ये हम लोग बनाने में सफल हो गए। तो अब क्या है कि काम बहुत आसान हो गया कि ब्रश कटर से काटा और सीधे थ्रेशर में डाला, इधर से धान निकल गया और इधर से भूसा निकल गया। अच्छा, ये जो थ्रेशर है इसको भारत सरकार का जो संस्थान है FMTTI, फार्म मशीनरी टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसने प्रमाणित कर दिया है। तो अब यह है कि सरकारों के ऊपर, अच्छा इसमें देखिए लागत फिर कुछ बचती नहीं है। अच्छा, ये थ्रेशर जो है हम अपने सोलर पंप से ही चलाते हैं, 5 HP का सोलर पंप लगा हुआ है, उसी से ये थ्रेशर चल जाता है। तो बिना प्रदूषण और बिना लागत की खेती हो जाती है। पति पत्नी 2 लोग मिलके आराम से इस थ्रेशर को चला कर सकते हैं। जी। अच्छा, शुरू में जैसे आपने जब मशीनों का यूज किया होगा तो कई सारी चुनौतियां, कई सारी समस्याएं आई होंगी। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ तो हमारे किसान भाइयों को भी ये चीज कहने की क्यूरियोसिटी होगी कि जब हम यूज करेंगे मशीन तो हमें भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो आप इन परेशानियों से, चुनौतियों से कैसे? देखिए, हमने मशीनें धीरे धीरे ऐसी डिजाइन करनी शुरू की जिसका रखरखाव कम से कम हो, मतलब उसको चलाने का खर्चा, कोई डीजल पेट्रोल है ही नहीं, तो चलाने का रनिंग कॉस्ट एकदम ना के बराबर है। तो हमारी श्रम ही हमारी लागत है, हमारी खेती का ये मूल सिद्धांत है। तो इसी तरीके से हमने अभी जैसे आप देख रहे हैं दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है ना, इतना पराली के जलने से प्रदूषण हो रहा है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। अब ये चीज सरकारों को सोचने वाली है कि भाई हम गलत टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि कनाडा से ये कंबाइन चलती है या यूरोप में चलती हैं, उनके यहाँ तो 6 महीने बर्फ रहती है। तो एक फसल काटते हैं, फिर वो बर्फ आ जाती है, वो पराली उसी में दब जाती है, उसी में गल जाती है। हम तो 3 फसल के देश हैं, हमको एक फसल के बाद तुरंत बाद दूसरी फसल बोनी पड़ती है। तो किसान के पास जलाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। तो अगर हम इस गलत टेक्निक को हटा दें तो खेती में कोई समस्या ही नहीं रहेगी, पूरा भूसा मिलेगा, जानवरों के लिए पूरा चारा मिलेगा, खेतों को गोबर मिलने लगेगा, खेत संपन्न होने लगेंगे। तो ये थे कानपुर के किसान विवेक जी। पराली जलाने या अन्य कारणों से देश में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ा है, उसमें उनका यह प्रयास न केवल किसानों के जीवन में बदलाव ला रहा है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। हम आशा करते हैं कि उनका यह मॉडल अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचे, जिससे सांसों की आफत पर रोक लग सके, साथ ही पर्यावरण की भी रक्षा हो और भारत की कृषि एक नई ऊंचाई